बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज की हिंदी की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर शब्द भेद। ठीक है। शब्द भेद जो होते हैं हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला ये प्रकार है हमारा, वो है सार्थक, और दूसरा है निसार्थक। ठीक है। लेकिन सार्थक के आधार पर देखा जाए तो इनको तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा कौन सा, रचना के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। ठीक है। अब रचना के आधार पर हम बात करते हैं तो ये भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि रूढ़, दूसरा है हमारा यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। ठीक है। अब इनको भी तीन भागों में बांटा गया है। किनको? यौगिक को। यौगिक को तीन नहीं, सॉरी, चार भागों में बांटा गया है। एक होते हैं हमारे उपसर्ग के योग से बनते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे प्रत्यय के योग से बनते हैं। उसके बाद उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं। और चौथा होता है शब्दों के योग, यानी कि समास विधि के द्वारा बनते हैं। ठीक। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो ये भी चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तत्भव, तीसरा होता है विदेशी, और चौथा होता है हमारा संकर। ठीक। अब अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो ये भी चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकाकी एकार्थी, दूसरा होता है अनेकार्थी, यानी इसका एक अर्थ हो, और अनेकार्थी का मतलब जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हों या दो से अधिक अर्थ निकलते हों। पर्यायवाची, ठीक है। और एक होता है विपरीत अर्थी, यानी जिसका विपरीत अर्थ होता है, यानी विलोम शब्द होता है। अब निसार्थक की बात करते हैं तो निसार्थक विकार के आधार पर बांटा जाता है। विकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी और एक होता है अविकारी। सही है। तो विकारी के अंदर जो आते हैं वो चार भागों में बंटते हैं। जैसे कि हमारा पहला आता है संज्ञा, दूसरा आता है हमारा सर्वनाम, तीसरा आता है विशेषण, और चौथा आता है हमारा क्रिया। ठीक। उसी प्रकार से हमारे जो अविकारी होते हैं वो होते हैं जैसे क्रिया विशेषण। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा संबोधक। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा समुच्चय बोधक, और उसके बाद आता है विस्मय आदि बोधक। ठीक है। तो ये भी चार प्रकार के होते हैं, विकारी भी और अविकारी भी। लेकिन यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है विकारी शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन में क्या होगा, तीन अविकारी दे देगा एक विकारी देगा, तो आपको वहाँ छांटना पड़ेगा। ठीक है। कभी दे दिया कि अविकारी कौन सा है, तो यहाँ एक अविकारी दे देगा और तीन क्या देगा, विकारी दे देगा, तो वहाँ पे हमें उसको छांटना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी कुछ परिभाषाओं की। ठीक है। तो बात करते हैं पहले अक्षर किसे कहते हैं। तो वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रियतन में होता है अक्षर कहलाता है। बात क्लियर है ना? जो हम बोलते हैं जिससे ध्वनि निकलती है, जिससे जो उसको हम वर्ण बोलते हैं, वो क्या होता है, हमारा अक्षर होता है। ठीक। शब्द किसे कहते हैं, उसके बाद शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। यह निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर क्या हो, दो या दो से अधिक वर्ण हों और उनका क्या हो, स्वतंत्र और सार्थक अर्थ निकलता हो, तो हम क्या कहेंगे, उसको शब्द कहेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हमारे यहाँ पर कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ आंसर है हमारा उत्तर, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों
या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कि कुर्सी, फूल आदि। तो कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली वह चीज़ जिस पर बैठा जा सके घूम जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक रूढ़ शब्द है। ठीक है, जैसे हम दिमाग में फिट कर लेते हैं। जैसे कि यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि हिम प्लस आलय यानी कि हिमालय, जिसकी प्रधान प्लस मंत्री प्रधानमंत्री। तो ये सब क्या है? यौगिक शब्द हैं, यानी कि दो दो शब्दों से मिलकर या योग से बने हैं। उसके बाद आता हमारा योग रूढ़ शब्द। तो जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने, परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि चारपाई, अर्थात चार पैर हैं जिसके, यह चारपाई का अर्थ क्या होगा? खाट से है, ना कि गाय से या कुर्सी से, है ना। तो चारपाई का जो प्रयोग किया जाएगा, चार पाई, तो दो शब्दों से मिला, तो इसको बोला योग। यानी रूढ़ का मतलब केवल एक ही अर्थ निकलता हो, तो वो योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। क्लियर? और जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तो समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब ये है कि जैसे कि दशानंद है, दशानंद का अर्थ होता है 10 मुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे कि पीताम्बर, नीलकंठ, ठीक है, षष्ठानन, पंचानन आदि सब क्या है? समास रूढ़ शब्द हैं। लेकिन समास रूढ़ तो हैं क्योंकि इनका एक ही अर्थ निकलता है। रूढ़ होने का मतलब क्या? एक ही अर्थ निकलना। जैसे कि दशानंद है, तो दशानंद कौन होता है? किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। तो यहाँ पे केवल रावण का ही बारे में बात की जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि भूमि, प्रथम, राष्ट्र। यानी कि जो संस्कृत से जैसे थे वैसे ही ले लिए गए और हम अपनी भाषा में यूज करते हैं, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि भूमि, प्रथम, राष्ट्र। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आते हैं हमारे तत्भव शब्द। तो तत्भव किसे कहते हैं? संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तत्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया गया हो, जैसे कि काम, कार्य को क्या बोला लगे? काम। वरन, तो यहाँ हो गया वरन। माँ, माता को माँ बोल दिया। ठीक है, इस तरीके से। आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार किए या लिए गए हैं, जैसे कि कैंची है, बटन है, तोप है, कागज है आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए, जैसे कि कागज, ऑफिस आदि। कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया गया, जैसे कि जमीन, ठीक है, त्रासदी। इस तरीके के शब्द परिवर्तित कर दिए। उसके बाद आते हैं देसी शब्द किसे कहते हैं? तो स्थानीय भाषा या उपभाषा से आए क्षेत्रीय शब्द देसी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि ढूंढना, खाट, ये सब क्या है?
लोटा, सब ये देसी शब्द हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जब दो भाषाएं एक साथ मिलेंगी तो क्या होगा, एक नया शब्द बनेगा और उस शब्द को हम संकर शब्द कहेंगे। जैसे कि रेल गाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। ठीक है, जैसे कि जांच करता, तो जांच हिंदी का शब्द है और करता संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से हम संकर शब्द को पहचान लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं शब्द के 8 भेद होते हैं। ठीक है, शब्दों के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने? 8। ठीक है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। अभी हमने नीचे पढ़ा था कि विकारी और अविकारी शब्दों में बांटते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी शब्द भी 4 होते हैं, जो कि समुच्चय बोधक, क्रिया, विशेषण, संबंधीय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं शब्द। ठीक है, अब उसके बाद आता है शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय। ठीक है, महत्वपूर्ण अध्याय। इसमें है क्या चीज़ कि जो उपसर्ग हैं और प्रत्यय हैं वो क्या हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, या हिंदी में कितने होते हैं, उपसर्ग कितने होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो वे शब्दांश या वे शब्द जो किसी शब्द के आरंभ में लगाकर उनके अर्थ में विशेषता ला देता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी उपसर्ग को किसी शब्द के पहले जोड़ दिया जाता है, आरंभ में जोड़ दिया जाता है, तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि परा, पराक्रम, क्रम में परा जुड़ा हुआ है। ठीक है, पराजय, जय में परा जोड़ दिया तो पराजय हो गई। ठीक है, पराभय, पराभव, ठीक है, पराधीन, पराभूत, ये सब क्या है, पर्यायवाची, इसके अंदर उपसर्ग जुड़े हुए हैं पहले। उसके बाद उपसर्ग के कार्य क्या होते हैं, इसमें दे रखा है कि शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अंतर नहीं आता लेकिन अर्थ को उल्टा कर देते हैं, विपरीत हो जाता है। जैसे कि पराजय, जय का क्या हो गया, पराजय, तो उल्टा हो गया ना। शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। ठीक है, जो अर्थ होता है उसके नया अर्थ ला देते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो ही रोकते हैं, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। थैंक यू क्लास।